आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हमने कल पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नया वंश, क्या खिलजी डायनेस्टी। हमने कल पढ़ा था बलबन। बलबन के बाद हमने पढ़े थे खालसे की डेथ हो जाती है, कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और इसका कितना टाइम पीरियड था? इसका टाइम पीरियड था 1290 से 1296। तो पहले हम पढ़ेंगे खिलजी। खिलजी कौन थे, कहां से आए थे? तो खिलजी जो थे वो थे तुर्क। खिलजी क्या थे? तुर्क थे, पर उनके पूर्वज पहले ही आके अफगानिस्तान में सेटल हुए थे। कहाँ पे सेटल हुए थे? अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में सेटल हुए थे, पर जो अफगानिस्तान के लोग थे वो उनको अफगानी नहीं मानते थे। वो कहते तुम तुर्क हो, क्योंकि तुम्हारे पहले जो पूर्वज वहां रहा करते थे, फिर वहां से वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, इसलिए तुम तुर्क हो। और जब तुर्क से मिलते थे ये कि नहीं तुम अफगान हो, क्यों हुई? तेरे पूर्वज पहले ही अफगानिस्तान में सेटल हो गए थे, तो ना तो ये तुर्क कहलाते थे ना ये अफगान कहलाते। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम रहते कोटा में, पर मेरे जो दादाजी हैं वो यूपी से आते हैं, पर हम कभी यूपी गए नहीं। गए तो हैं घूमने के तौर पर हम वहां पे प्रॉपर रहे नहीं। मेरा जन्म भी कोटा में हुआ है, वहां का पूरा कल्चर मैंने उसी में पढ़ी हूँ मैं, मतलब राजस्थानी कल्चर में। और यूपी का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो अगर हम लोग वहां जाते हैं तो वो कहते नहीं तुम तो राजस्थान से, और राजस्थान में अगर कोई कहता नहीं तुम तो यूपी से आए थे, तो ना तो हम राजस्थानी कहलाते ना हम यूपी के कहलाते। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही। इसलिए ना तो वो तुर्क थे ना वो अफगान थे। और जो खिलजी थे जब वो यहाँ पे सेटल हो गए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान के कस्टम को अपना लिया था। खिलजी अडॉप्टेड अफगान कस्टम। उसने सारा जितने भी अफगान के जो कस्टम्स होते थे वो सारे उन्होंने अपना लिए। अब खिलजी डायनेस्टी को हम खिलजी रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगी, पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको इसको रट रहे हो, कोई मतलब नहीं रटने का। इसके एग्जाम क्वेश्चन से बहुत कम बनते हैं, पर हाँ इग्नोर मत करिएगा, याद रखिएगा ऐसे ही कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो याद रहेगा। इसके चार पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या चार पॉइंट है? फर्स्ट, इट शॉक द एटीट्यूड ऑफ तुर्क सुप्रीमेसी। मतलब जो पहले जितने भी राजा हुए थे स्लेव डायनेस्टी में वो सब तुर्क थे। तो ना तो खिलजी तुर्क थे ना खिलजी अफगान थे। इसलिए पहले क्या होता था कि अरब सबसे बड़े होते थे पहले, पर अरब ने कहीं भी राज नहीं किया। इंडिया में राज किसने किया? इंडिया में राज किया तुर्क ने। तो इसलिए ये मानते थे कि जो तुर्क है उन्हीं को बड़ी बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, तो वो ही सबसे बड़े होते हैं, बाकी सब जो नीचे होते हैं वो सब नीचे आएंगे, पर जो मेन जितनी भी पोस्टें होती हैं उन सब में रखेंगे तुर्क को। तो जब ये जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी तब उसने बोला ना तो हम तुर्क है ना हम अफगान है, इसलिए हम जो हमें कैपेबल लगेगा हम उसको उस पोस्ट पे रखेंगे, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, तो किसी को भी हम रख सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें खिलजी रूलर ने अडॉप्ट करी थी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, मतलब समाजवाद हिंदी में मुझे बोलने नहीं है ना, मतलब इसका मतलब होता है समाज के सुधार के लिए सारी जो नीतियां होती है वो इन्होंने अपनाई थी। सॉरी माय बैड, मुझे हिंदी थोड़ी कम बोलनी आती है इस वजह से। खिलजी जो रूलर थे उन्होंने सेपरेट कर दिया था रिलीजन को पॉलिटिक्स से। जब तक स्लेव डायनेस्टी थी तब जो भी सुल्तान कोई भी डिसीजन लेगा तो वो आमिर से तो पूछेगा ही सही, पर उसको उलेमा से भी पूछना पड़ेगा। लेकिन जब खिलजी वंश आया तो इन्होंने पूरा ही पॉलिटिक्स को अलग कर दिया और रिलीजियस को अलग कर दिया। अगर इनको कोई फैसले लेने होते थे तो ये उलेमा से नहीं पूछते थे, खुद ही डिपेंड होकर अपने अकॉर्डिंग फैसले ले ली करते थे। इसलिए इन्होंने सेपरेट कर दिया था रिलीजन को पर पॉलिटिक्स से। और लास्टली कल्चर कंट्रीब्यूशन, जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन था इसका बहुत अच्छा था। आप सोच रहे होंगे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, पर इसमें आर्ट एंड कल्चर तो बताया नहीं। कुतुब मीनार,
वो सब तो बताया नहीं। तो वो हम जब ये पांचों डायनेस्टी पढ़ लेंगे उसके बाद में हम पूरा अटेंड करके एक साथ पढ़ेंगे पांचों डायनेस्टी का, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, वो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर लंबी बनेगी तो एक में ही हो जाएगा, लेकिन लंबी बनानी है हमको, छोटी छोटी बनानी है, तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो वो पढ़ेंगे हम बाद में। तो इसका कल्चर कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे बाद में। अब इसके बाद में आता है जलालुद्दीन खिलजी। आप समझ लीजिए खिलजी क्या थे। खिलजी तुर्क थे और वो सेटल हो गए थे अफगानिस्तान में। इन्होंने अफगान के कस्टम को अडॉप्ट कर लिया था, और खिलजी डायनेस्टी को बोला जाता है खिलजी रेवोल्यूशन, मतलब खिलजी क्रांति। क्यों बोली जाती है? पहले तो इसका एटीट्यूड ऑफ तुर्क सुप्रीमेसी, एंड सेकंड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, एंड सेपरेट कर दिया था रिलीजन को पॉलिटिक्स से, एंड द कल्चर कंट्रीब्यूशन। तो इसके बाद में बनता है पहला राजा, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर। जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका जो टाइम पीरियड था, क्या नाम था? 1290 से 1296 एडी। जब ये राजा बना था तब इसने ख्वाइस को मारा था। तो मारा था इसलिए इसने दिल्ली में सीधा ये सेटल नहीं हुआ था। दिल्ली के पास में एक किला पड़ता है, कौन सा? कली खोर का। ज्यादा दूर नहीं था, पहले तो दिल्ली से बाहर आता था वो, अब दिल्ली के अंदर आता है। तो जब कली खारी का जो किला था उसमें वो रहता था। जितने भी खिलजी थे वो सब दिल्ली जाते थे, पर ये ना दिल्ली जाने से डरता था। डरता इन से ये कहता था मैंने बच्चे को मार दिया, पर दिल्ली की प्रजा पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या रिएक्शन होगा, इसलिए जाता ही नहीं था। 1 साल तक वो कुछ गया ही नहीं, वहीं बैठा रहा। तो जितने भी उसके खिलजी थे, मतलब जितने भी आमिर थे, सब थे अलाउद्दीन खिलजी इसके जितने भी, तो वो चाचा चलो अब तो नहीं मेरे को नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के 1 साल बाद गया ये दिल्ली। दिल्ली गया ना, तब ये जैसे ही मेन एंट्री पे दिल्ली में कदम रखने वाला था, वहां पे सारी प्रजा खड़ी थी देखने के लिए। लेकिन फिर ये बोलता है ये ना किसी का क्या रिएक्शन होगा, पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं था ज्यादा, सबने इसका बड़े प्यार से स्वागत किया था। लेकिन ये जैसे ही एंटर हुआ ये बहुत भावुक हो गया। सारी दिल्ली की प्रजा को देख के बहुत भावुक हो गया था। जब भावुक होगा ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बलबन का महल था, लाल महल। तो लाल महल के जैसे ही पहुंचा उसके गेट पे सारे आमिर्स खड़े थे इसका वेलकम करने के लिए गुलदस्ता लेके। अब ये उनको देखता है तो ये और भावुक हो जाता है। तो जैसे तैसे अलाउद्दीन खिलजी और जितने भी खिलजी होते थे इसको समझा बुझा के अंदर लेके जाते। जैसे ही महल के अंदर एंटर करता है और जो बलबन का सिंहासन देखता है तो भाई ये सब फूट फूट के रोता है, सब फूट फूट के रोता है ना। तो जो आमिर जितने भी खिलजी थे सब कहते खिड़की दरवाजे बंद करो, ये चाचा जान बेइज्जती कराएंगे, अब देख लेंगे कि यहाँ का राजा रो रहा है, इसलिए इन सारे गेट बंद करवा दिए और ये अपने अंदर फूट फूट के रोया। जब फूट फूट के रो लिया तब इन सबने कहा ठीक है हो गया, अब आप शांत हो जाओ, अब आपको यहीं रहना है। फिर जब धीरे धीरे जब ये गया, जब इसने बलबन के परिवार को देखा, उसके परिवार का एक सदस्य बचा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था याद करो, मैं भूल गई खुद हाँ, मलिक झज्जू। मलिक झज्जू उसका नाम था। तो उसने जैसे ही गया उसने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया कि ये कैसे राजा बना, बलबन का परिवार का तो मैं हूं, तो बाय बर्थ तो मेरे को राजा बनना चाहिए था। तो ये जब रिवोल्ट कर देता तो ये अच्छे खासे लेवल पे रिवोल्ट करता है। तो ये जब रिवोल्ट करता है तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है इसका रिवोल्ट शांत करने। तब ये शांत करता है, शांत कर देता है, पर ये भाग जाता है जंगलों में। जब जंगल में भाग जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इसको पकड़ के लेके आता है, और जैसे दरबार में एंटर होता है तो सामने बैठा था जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी लेके आता है इसको, सामने बैठा था जलालुद्दीन खिलजी। जब खिलजी बैठा था तो उसने इसको देखा, उसने कहा मालिक आपको ऐसे कैसे लाए? उसने अलाउद्दीन खिलजी के 4-5 चाटे दिए कि मालिक को तुम ऐसे कैसे पकड़ कर लाए हो, अभी के अभी इनकी जंजीरें खोलो और इनको आजाद करो। तो इनकी खोली जाती है, फिर उनसे माफी मांगता है। तो पूछता है, फिर ये ना दोनों बातें करते हैं कि आप कितने छोटे थे, मैंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, तो ये बातें करते हैं। फिर वहां से वो उनको लेके आता है अपने पास बिठाता है।
अपने पास बिठाता है तो 2 मिनट झज्जू भी हो जाता है कि ये सड़क गया है क्या शायद मतलब इसका दिमाग तो नहीं हिल गया। पर ये बड़ी इज्जत देता है और भावुक हो जाता है। भावुक होके तो ऐसे जो झज्जू होता है वो समझता है कि बापड़ा ये अच्छा इंसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको लालसा हो, अब पर बन गया तो अब जो डायनेस्टी आ गई वही तो रूल करेगी, इसलिए फिर इसका जो रिवॉल्ट होता है वो शांत हो जाता है, फिर ये रिवॉल्ट नहीं करता है। ठीक है। अब जो जलालुद्दीन खिलजी था, जब इसने सिंहासन पे अपना कब्जा करा था, मतलब इसने सल्तनत खत्म करके और खिलजी डायनेस्टी बताई, तब ये 70 साल का था। 70 साल का था और इसने पावर को अपने कब्जे में किया था और इसने ओनली 6 साल राज किया था। और ये पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने हिंदुओं को टॉलरेट किया था, मतलब ये हिंदू की सुनता था, हिंदुओं को भी इक्वली ट्रीट करता था। इसके लिए रिलीजन था बड़ा, पर ये मुस्लिम हो या हिंदू सबको बराबर रखता था, इसलिए इसने फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का जिसने टॉलरेट किया था हिंदूज को। इसने रिवॉल्ट शांत किया था, इसने माफ किया था मलिक छज्जू को और फिर इसने कोई रिवॉल्ट नहीं किया था। इसके बाद ये करता है रणथंभौर का अभियान, वो हम बनाएंगे अलग से, वीडियो बना दूंगी उसकी में, क्योंकि वो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, वो अलग से बना देंगे। उसकी वीडियो कल मिल जाएगी, आज शाम को मिल जाएगी आपको। इसका जो अटैक था वो अनसक्सेसफुल हुआ था और इसको किसने हराया था? उस टाइम रणथंभौर का शासक था हामिद चौहान। हामिद चौहान ने डिफीटेड हिम और ये अनसक्सेसफुल हो गया था अटैक करते रणथंभौर पे। तो ये जब रणथंभौर पे आक्रमण करने के बाद ये असफल हुआ था, तो उस टाइम एक सूफी संत थे, इस टाइम एक सूफी संत थे सिद्दी मौला। सिद्दी मौला ने कहा था कि जो सुल्तान बना है ना बहुत कमजोर शासक है, उससे सल्तनत संभल नहीं रही है, बहुत कमजोर है। तो ये इसको पता लगता है जलालुद्दीन खिलजी को कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो ये उनको दरबार में बुलाते हैं। दरबार में बुलाने के बाद ये बोलता है आपने ये बोला, हाँ ये बोला। फिर ये इनको डेथ पेनल्टी देता है, मतलब ये इनकी हत्या करवा देता है जलालुद्दीन खिलजी। फिर जब एकदम ये उनकी हत्या कराता है तो जितने भी उलेमा थे वो सब थोड़े भड़क जाते, आमिर से भड़क जाते, क्योंकि उस टाइम उलेमा की इतनी चलती थी। सोचिए तो ये तो सूफी संत थे, तो इनकी कितनी पावर हुई, लेकिन इसने मरवा दिया। तो फिर इसने जवाब दिया था, मतलब उस सिचुएशन संभाली थी कि मैंने इसलिए मारा इनको कि ये दूसरों के साथ मिलके मेरे को गद्दी से हटाना चाहते थे, इसलिए मैंने इनको मारा। तो ऐसे करके इसने सिचुएशन को संभाला था। फिर इसने एक टाइम दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेजी से बिगड़ रहा था, तो इसने अपने आमिर से बोला कि कौन कौन है जो ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर हम किस किस को पकड़ेंगे हम, क्योंकि फिर भी मेन जिसके नाम, तो उन्होंने कहा एक लिस्ट बनाओ जो जो मेन है, तो उसकी लिस्ट बनाई गई। तो जब लिस्ट बनाई उसकी, तो जितने भी थे उन सबको जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया। तो मिलने के लिए आया, तो उनके लिए बुलाया और उनके लिए खाना की व्यवस्था की गई, एकदम लग्जरियस और 5 स्टार वाला खाना होता है ना, जो अपन 7 स्टार होटल में खाना, ऐसे उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब एकदम से अगर कोई आम इंसान को हम 7 स्टार वाला ट्रीटमेंट देंगे तो वो एकदम से तो चौंकेगा ही कि इसने हमें ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने बोला खाना खाओ तुम। जब इन्होंने खाना वाना खाया डरते डरते, और किसी ने आधा खाना खाया, तो उन्होंने कहा आप बताइए आपने हमें क्यों बुलाया। तो उन्होंने बोला है कि तुम चोरी करते हो ना। बोला हाँ करते हैं। तो अब ये चोरी नहीं करोगे, खाना खाओ, और तुम्हें बाय बोट दिल्ली के बाहर भेजूंगा मैं, और दिल्ली तक तुम्हारी एंट्री बंद। तुम लोग दिल्ली में दोबारा कदम नहीं रखोगे, ये तुम्हारा लास्ट दावत है। ये बोलते उन्होंने कहा अब उठो और चलो बोट में। तो जो जो चोर थे उन्होंने कहा थोड़ा खाना और खा लेना, क्योंकि नहीं हो गया खाना। तो क्या आप पहले बता देते, ये बात तुम ज्यादा खाना खा लेते। तो जितना खाना खाया उनको उठाया और बोट में भरा और उनको भेज दिया दिल्ली के बाहर। ये करके इसने अपने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को वापस स्थापित किया था। थीव्स को सेंड किया था आउट ऑफ दिल्ली बाय बोट्स। फिर इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए वकूफ। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पैसे कौड़ी का हिसाब होता था, पहले क्या होता था जब तक स्लेव डायनेस्टी थी, तो ऐसा कोई नहीं था कि इसने हिसाब वगैरह का ध्यान रखा हो। तो इसने डिपार्टमेंट बनाया कि जितना भी
हम टैक्स लेते हैं, उनका हिसाब, जितने भी गिफ्ट्स आते हैं उनका हिसाब, तो सब एक हिसाब होना चाहिए। तो मतलब ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, वो इसने बनाया था। फिर इसने डिफीट किया था अब्दुल्ला को, इसने डिफीट किया था अब्दुल्ला को। फिर अब्दुल्ला कौन था? अब्दुल्ला मंगोलियन का लीडर था। जब ये डिफीट हो जाते हैं तो इसके साथ आए हुए थे 4000 मंगोल्स। जब 4000 मंगोल्स आए थे, तब जब ये हार जाता है तो ये यहीं बच जाते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी से बोलते हैं कि हमको यहीं रहना है, हमको दिल्ली में रहना है। तो जलालुद्दीन कहता है आप सबका वेलकम है, आप रहो यहाँ पे। तो फिर ये पूरे के पूरे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो इस्लाम कबूल करने के बाद इनको बोला जाता है न्यू मुस्लिम्स। मतलब जो न्यू मुस्लिम्स बने थे, इन हिस्ट्री में इनको न्यू मुस्लिम के नाम से बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मंगोल को, जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। और मंगोल का लीडर था उर्गुल खान, उसने भी अडॉप्ट किया था विद 4000 मंगोलियंस ने। तो उनको क्या बोलते हैं? न्यू मुस्लिम्स। इसके बाद में जो इसका नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, इसने अटैक किया था देवगिरी पे। देवगिरी कहाँ पे पड़ता है? साउथ इंडिया में। ये अटैक किया, ये जीत जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आता नहीं है वापस, वो बीच में कहीं रुक जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी बोलता है ये अभी तक आया क्यों नहीं, ये तो जीत चुका है। तो जीतने के बाद आपको पता है ये लूट मार करते थे, तो जितने भी धन दौलत होती थी वो सब उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इसने इसको मैसेज पहुंचाया कि तो अभी तक आया क्यों नहीं। इसने बोला इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर जलालुद्दीन खिलजी खुद जाता है सेना लेके इसके पास में। तो जैसे यहाँ पे बैठा है अलाउद्दीन खिलजी, ये यहाँ पे आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है यहाँ पे, आओ चाचा जान, आओ चाचा जान। तो यहाँ पे इनको आता है और इनको यहाँ पे रिसीव करता है। तो ये इतना इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है कि ये मान जाता है कि नहीं सही है, ये शायद आ नहीं पाया था। तो इसके साथ ये अकेला आता है यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी पहले से साजिश कर रखी थी। जैसे वो इसको यहाँ लाता है और यहाँ पे वो गले मिलता है, और गले मिलते ही वो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार जाता है, जैसे हमने पद्मावत मूवी में भी देखा था। पर पद्मावत मूवी बहुत ज्यादा वाहियात मूवी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था जितना उस मूवी में पूरी पिक्चर को वाहियात बनाया गया। तो बस ये था अलाउद्दीन खिलजी मत का चाचा जलालुद्दीन खिलजी। अब हम कल पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।